Hello everyone, I welcome you on your channel Future Builder Academy. Build your future with us. Today's topic is in Indian economy, जो कि हमारी 12th क्लास की सेकंड बुक है. आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस. हाँ जी, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी जब हमारा भारत आजाद हुआ था. मे भी आप सभी जानते हो हमारे भारत को आजादी कब मिली थी. 15 अगस्त 1947. हाँ जी, 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आजादी मिली थी. और आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है बहुत है और हमारा भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है. पहला चाइना, दूसरा भारत है. 1947 के दशक में भी कुछ ऐसा ही था. हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो बहुत थी, जिसके कारण वो जो थे वो टोटल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. और ब्रिटिशर्स ने कुछ हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से ड्रेन कर दिया था, आप बोल सकते हो बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया था हमारी इकोनॉमी को, जिसके कारण क्या हमारे पास अच्छा ना ही डेवलपमेंट था, ना ही अच्छी इंडस्ट्री थी, ना ही हमारी एग्रीकल्चर अच्छा था. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर टुडे. सो अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं. सबसे पहले रीजन था हमारा एग्रीकल्चर खराब होने का कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर की वो बहुत कम थी. प्रोडक्टिविटी, हाँ जी, प्रोडक्टिविटी सबसे मेन था कि बिल्कुल लो प्रोडक्टिविटी. हम ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते थे. प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गरीब बहुत थे. क्योंकि किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए हमें उसके बारे में नॉलेज गेट करनी ज्यादा जरूरी होती है. जब किसी इंसान को पता ही नहीं है तो वो कैसे कर सकता है. दूसरा पॉइंट है हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे. मतलब हम सिर्फ अपने खाने पीने के लिए फार्मिंग करते थे. मतलब मेरा सिर्फ यही पर्सपेक्टिव था, मुझे इतनी अपनी फार्मिंग करनी है कि मैं अपने पूरे साल बच्चों का पेट भर सकूं. समझ में आ रहा है? सिंपल. थर्ड पॉइंट है वहां पे कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं थी. अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता भी था तो यार कहां सेल करे, दिक्कत यही है. पर लेकिन अब तो जैसे देखो तुम्हें पता है कितनी मार्केट्स हैं हमारे पास. मार्केट में कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है. किसी भी मार्केट में चले जाओ, आज की डेट में भारत में सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, क्लियर. थर्ड पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा लैंड सेटलमेंट. हाँ जी, जमींदारी सिस्टम. उस टाइम जमींदारी सिस्टम इतना था, लोग क्या करते थे अपनी जो वो है अपनी जमीन को किराए पे दे देते थे कि तुम इस पर प्रोडक्शन करो. और वो अपनी पहले टर्म्स एंड कंडीशन रख देते थे कि 80% मैं लूंगा और 20% मैं तुम्हें दूंगा. मतलब सपोज करो किसी ने 20 किलो क्या करा, उसने कोई अपना गेहूं वगैरह को प्रोड्यूस करा तो उसमें से वो 16 किलो तो खुद ले लेगा और 4 किलो अगले फार्मर को दे देगा जिसने पूरे अपनी मेहनत करके वो प्रोड्यूस कराए. तो वहां पे लैंड सेटलमेंट काफी था, जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम. दूसरा वहां पे रेवेन्यू सेटलमेंट था. रेवेन्यू सेटलमेंट कैसे, उन्होंने कुछ फिक्स अमाउंट करी हुई थी कि यार मैं देख इतना तो लूंगा, तेरी फसल हो ना हो मुझे इस बात से मतलब नहीं है. जिसके कारण लोग किस में फंस जाते थे, वो ट्रैप में फंस जाते थे. किसके ट्रैप में? डेब्ट ट्रैप में. या डेब्ट ट्रैप क्या होता है? हमारा कर्ज के एक जाल में फंस जाते थे. क्योंकि यार किसी को फिक्स रेवेन्यू देना होता था, वो जमींदार से पैसा उठाता था उधार और कहता था सर मैं आपको इसका कर्ज वो देता रहूंगा इंटरेस्ट. तो उससे क्या होता था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता था और वो इंसान और गरीब होता जाता था. ये कुछ हमारी परिस्थितियां थी जब हमारा भारत आजाद हुआ था. तो और मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार आप मेरे इस वीडियो के लेक्चरों को देखो और एनसीईआरटी रीड कर लो. इतनी सी कहीं भी दिक्कत नहीं, किसी और वीडियो पर जानने की जरूरत नहीं है. आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें